जय विश्वनाथ, हर महादेव। प्यारे विद्यार्थियों एवं वशिष्ठ जनों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय 8 शहरी क्षेत्र में आजीविका। कल के दिन हमने ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के विषय में अध्ययन किया रहा। आज इसी क्रम में यह कक्षा 6 के अंतिम पाठ का अध्ययन करेंगे, शहरी क्षेत्र में आजीविका। तो ये विद्यार्थियों, आप यह देख पा रहे होंगे किस प्रकार से शहरों में जीवन यापन करने के यह कई प्रकार के साधन हैं, उपाय हैं, और व्यक्ति अपना जीवन यापन इन्हीं सब चरणों के माध्यम से व्यतीत करते हैं। आइए, भारत में 5000 से ज़्यादा शहर हैं। भारत में 5000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी नहीं रुकती। चलिए एक शहर के विषय में जाकर देखते हैं, वहाँ लोग क्या काम करते हैं, वह कैसी नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे रहते हैं, वह अपना जीवन कैसे चलाते हैं, क्या रोजगार और कमाई के मौके एवं समान रूप से अभी सभी को मिलते हैं सड़कों पर काम करना। आइए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक नाई अपना सेविंग कर रहे हैं या ठेला बेच के सब्जी के माध्यम से जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ लोग शहद बना रहे हैं, कुछ फूल वाले हैं, कुछ मजदूरी करने वाले, कुछ दूध निकालने वाले, कुछ वस्त्र सिलने वाले, पेपर वाले एवं अन्य सफाई करने वाले। इसी क्रम में सड़कों पर काम करना के विषय में अध्ययन करेंगे हम लोग। यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी चुनी बार ही आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरे मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी। तब तड़के ही पर से निकल गई थी। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाली अपनी रेहड़ी ठेले पर टमाटर, गाजर व खीरे को सजाने में व्यस्त थी, ताकि लोग देख सके कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या सामग्री है, क्या क्या है। उसकी बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। वह सुंदर, रंगीन व तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उसे से लाल और पीला गुलाब खरीदा। सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था और वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार पर पढ़ना चाहता था। वहां से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरे हुए थे। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टीन के बक्से से अपना सामान निकाल रहा था। मोची, वह जो जूते चप्पल सिलने वाला। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक और ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पिन व चिमटी ले जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। हम उस जगह पर आ गए जहां रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। हमने एक को बाजार जाने के लिए तय किया। बाजार वहां से 2 किलोमीटर पर था। देखिए, बच्चू माझी एक रिक्शा वाला है। मैं बिहार के गांव से आया हूँ, जहां मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। हमारे पास जमीन नहीं है। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं चल मिलता। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने यहाँ पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। यह काफी साल पहले की बात है। रोज सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता हूँ और ग्राहक जहाँ भी जाना चाहे वहाँ उसे छोड़ देता हूँ। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूँ। मैं शहर के कॉलोनी में आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूँ। दूसरे के हिसाब से दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 10 से 30 रुपए तक देता है। जब तबीयत खराब हो जाती है तब मैं यह काम नहीं कर पाता। उन दिनों कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती है। मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ।
वह सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज 200-300 रुपये तक मेरी कमाई हो जाती है, जिससे मैं 100 से 150 रुपये खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने या गाँव जाता हूँ। जो पैसा शहर से भेजता हूँ, मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा सा बहुत कमा लेती है। आइए, बच्चों माँ की तरह शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीजें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे सब स्वरोजगार में लगे हैं। स्व माने अपने रोजगार में लगे हुए हैं। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदें, कहाँ से व कैसे अपनी दुकान चल लगाएं। उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं। कभी कभी टूटे फूटे गत्ते भी डिब्बों या बक्सों पर कागज फैलाकर दूसरा बना लेते हैं। वह दुकान का निर्माण कर लेते हैं या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चला लेते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। कई जगह ऐसी भी है जहाँ ठेले वालों को घूमने ही नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं, वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर साफ करके छोटे छाट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए, जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं, वह ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों में से अहमदाबाद में 12% लोग सड़कों पर काम करते थे। ये देखिए, अक्सर शहर में काम करके आजीविका चलाने वाले कामगारों को मजबूरन सड़कों पर ही रहना पड़ता है। चित्र में ऐसी जगह दिख रही है जहाँ दिन के समय काम करने वाले अपना सामान रख जाते हैं और रात में वहीं खाना बनाते हैं। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। 1 करोड़ लोग। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था। लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको भी सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है, जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाएं। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे लोग इन समितियों में रखे जाएं जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती है। आइए बाजार में देखते हैं। अब हमने क्या पढ़ा? हमने देखेंगे सड़कों पर कैसे काम करते हैं मनुष्य। आइए बाजार में। अब बाजार चलें। जब हम बाजार पहुंचे तो दुकानें अभी खुली शुरू ही हुई थी, लेकिन त्योहार के कारण वहाँ बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। वहाँ मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानें की बहुत ही अधिक मात्रा में संख्या थी। वहीं एक कोने में दांतों के डॉक्टर हरप्रीत दांतों के डॉक्टर थे। दांतों डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले से ही समय ले रखा था। हम वहाँ पहले पहुँच गए, जिससे हमारी बारी न चली जाए। हमें थोड़ी देर एक कमरे में इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दांतों का परीक्षण किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई थी, क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर गई, क्योंकि मैं कुछ सिले सिलाए कपड़े पहनना ज़्यादा चाहती हूँ। इस शोरूम की 3 मंजिलें थी और हर मंजिल पर अलग तरह के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुँचे, जहाँ लड़कियों के कपड़े रखे जाते थे। बड़ी दुकान में हरप्रीत और वंदना की बात करें। हरप्रीत मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार को उन्हें त्योहारों के समय में और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना प्रारंभ किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं। वंदना, हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ।
मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाए यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है, कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजाकर रखा जाए। हम अपने शोरूम के लिए अलग-अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई से, अहमदाबाद से, लुधियाना से और त्रिपुरा से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास शहरों से जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। ये बच्चों, आगे सुनिए। कुछ कपड़े विदेशों से भी मंगवाए जाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ें करनी पड़ती है। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न और रेडियो चैनल में विज्ञापन देते हैं। अभी तो यह शोरूम किराए पर है, पर हम इसे जल्दी ही खरीद लेंगे। जब से यह बाजार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाजार बन गया है, तब से हमारा व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमने एक कार खरीद ली है और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग जिनके पास शहर के बाजारों में अपनी दुकानें हैं। ये दुकानें छोटी-बड़ी हैं और लोग अलग-अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन वो खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की नौकरी पर रखते हैं। ये पक्की दुकानें होती हैं, इनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए, इस बाजार में दुकानें बुधवार को बंद रहती है। इस बाजार में छोटे-छोटे दफ्तर और अन्य दुकान भी है जो बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएं देती है। फैक्ट्री में देखिए, मैं अपने कपड़े पर जारी जरी का काम करवाना चाहती थी, जो मेरे मुझे एक खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है, जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती थी। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते थे। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़े। बस खचाखच भरी हुई थी। हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने पर खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा भुड़ता न बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज ऐसे यात्रा करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची, लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गए। आह! जान में जान आई। मोड़ पर बड़े सारे लोग समूह में बाड़ों पर बैठे हुए थे। कुछ टिककर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर तोल-मोल लगा रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि यह लेबर चौक कहलाता है। ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं। कुछ जहाँ भवन बन रहे होते हैं, वहाँ मजदूरी करते हैं। कुछ बोझा ढोते हैं, कुछ ट्रकों से सामान उतारते हैं, कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं। लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हजारों अनियमित मजदूर शहर में हैं। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ के अलग-अलग के लिए अलग-अलग विभाग थे। उनमें से ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी न खत्म होने वाली पंक्तियाँ थीं, जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे। ऐसे विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक-एक व्यक्ति एक-एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थीं, जो कपड़े तैयार हो रहे थे। वे कमरे में एक तरफ तह करके लगाए जा रहे थे। हमने निर्मला को ऐसी ही एक जगह पर पाया। वहाँ मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि मेरे कपड़ों पर जरी का काम करवा देगी। ये देखिए चित्र आप, लेबर चौक पर दिहाड़ी मजदूर अपने औजारों के साथ बैठकर लोगों का इंतजार कर रहे हैं। लोग उन्हें काम करवाने के लिए वहीं से ले जाते। आइए, निर्मला बड़ी निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती है। जिस फैक्ट्री में वह काम करती है, वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लिए गर्मी कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है। कहाँ-कहाँ ये कपड़े जाते हैं?
यह अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में और नीदरलैंड में। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा बोझ रहता है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात के 10 बजे तक ही अपना कार्य समाप्त कर लेती है। कई बार और भी देर हो जाते हैं। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब कोई जल्दी काम होता है तो उन्हें वह रविवार को भी करना पड़ता है। निर्मला को रोज 8 घंटे काम करने के 280 रुपये मिलते हैं। अतिरिक्त में 100 देर तक काम करने का मिलता है 100 रुपया। जून तक काम खत्म हो जाता है और फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या बढ़ा देते हैं। संख्या क्या करते हैं, घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उनके पास काम नहीं रहता। निर्मला की तरह ज्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं। मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को आवश्यकता होती है। उनको रोजगार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा कार्य मिल जाता है, काम मिल जाता है, या फिर खास मौसमों में काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम भी खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह नौकरियां स्थायी नहीं होती और कारीगर अपनी सैलरी या तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती है और अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उसके बचाव के लिए कुछ नहीं होता। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले करघों की यानी पावर लूम फैक्ट्री में मजदूर दिन रात की पालियों में 12-12 घंटे तक काम करते हैं। उन्हें 8 घंटों से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती। आगे देखिए, अब देखिए दफ्तर में क्या होता है। मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर है। विपणन प्रबंधक मार्केटिंग मैनेजरिंग है। उन्होंने हमें शाम 5:30 बजे से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था। हमने सोचा कि देर ना हो जाए, इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया, जिनसे हमें बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया जाए। उनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी इमारतें थी। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर से आते जाते थे। कुछ कार पार्किंग की तरह बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरह। मौसी की एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती है। मौसी एक बिस्कुट बनाने कंपनी के मैनेजर में काम करती है। बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेताओं सेलमैन्स के काम का निरीक्षण करती है, उनको देख रेख करती है, जो शहर के विभिन्न भागों में आते हैं। ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया है और वह हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती है। वह उनकी प्रगति रपट लिखती है, उनका लेखा जोखा देखती है, लेखा जोखा बनाती है और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती है। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है और प्रायः देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के विषय में यात्राएं भी करनी पड़ती है। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और वह बिस्कुट कंपनी की स्थायी कर्मचारी है। वे यह उम्मीद रख सकती है कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निश्चित फायदे भी मिलते हैं। बुढ़ापे के लिए बचत, उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है। छुट्टियां, इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं, कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारों के जने के लिए इलाज का खर्चा उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के लिए दौरान छुट्टी मिलती है। शहर में कई ऐसे कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों, सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित रूप से और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। ये देख पा रहे हैं आप? देख पा रहे हैं आप? ये देखिए प्यारे विद्यार्थियों,
महानगरों में कॉल सेंटर में काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र है। उपभोक्ता टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते हैं, बैंक और फोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहां एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों, प्रश्नों से संबंधित उनको जानकारी दिया जाता है, समाधान किया जाता है। कॉल सेंटर प्रायः हॉलनुमा कमरों में चलाए जाते हैं, यहाँ पर सब एक क्रम से बैठे रहते हैं। उनमें अलग अलग खाने बने रहते हैं। वहाँ कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर लगे रहते हैं। देख पा रहे हैं, कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन सब इनके पास लगे रहते हैं और स्पीकर भी लगे रहते हैं। ये भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है, जहाँ न केवल भारतीय कंपनियां बल्कि विदेशी कंपनियां भी अपने कॉल सेंटर खोलती है। विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण है कि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर रह जाते हैं। उनका काम भी तय होता है, उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता है। आखिर दिन खत्म हुआ और मौसी की कार में थकी मांदी बैठ गई, लेकिन आज बहुत मजा आया। मैंने विचार किया कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, किंतु उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये कुछ प्रश्नोत्तर हैं। यह लेबर चौक पर जो मजदूर काम करते हैं उनके विषय में जानकारी दिया गया है। बच्चू माजू 100 रुपये प्रतिदिन। ये आप देख पा रहे हैं, सुधा 30,000 रुपये महीना कमाती है। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आपको ये पाठ समझ में आया होगा। मिलते हैं आपके साथ कक्षा 7 के हमारे अतीत नामक पाठ के साथ। तब तक के लिए जय विश्वनाथ, हर हर महादेव।